लखनऊ से बड़ी खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया था और अब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन किया है इन अभ्यर्थियों ने। और प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी है। नियुक्ति की मांग ये तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन जो है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का चल रहा है और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन इन्होंने किया। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या जानकारी है इन अभ्यर्थियों के जो प्रदर्शन है उसे लेकर, और आज संजय निषाद के घर पर इन्होंने प्रदर्शन किया है, क्या जानकारी आपके पास है? नहीं दिव्या, देखिए आपको बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है पूरी तरह से स्कूल पकड़ा हुआ है। आपको बता दूं 1 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद से ही अभ्यर्थी एक बार फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार जो है नई सूची बना के 68 जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के उनको नियुक्ति दी जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसको लेकर गंभीरता से बड़ी बैठक की, लेकिन लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 68,000 अभ्यर्थी हैं ओबीसी, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास में भी पहुंचे थे, उसके बाद में दिनेश शर्मा के आवास में पहुंचे, अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री उनके आवास में पहुंचे, आज जो है संजय निषाद के आवास पे पहुंच के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए लगातार जो अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जी। अगर बात की जाए 2019 में लोगों ने जो पेपर किया था, 2022 के बाद जो नियुक्ति हुई थी उसी के बाद से लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं सरकार ने साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं जो 6800 अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति के लिए रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि अब बोर्ड का भी आदेश। लेकिन अपर क्लास की जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जगह पे तो उनको भी कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा। इसी सब चीजों को लेकर सरकार एक खाका तैयार कर। लेकिन एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो शिक्षक है वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी आपको बता दूं कि अपर कास्ट के जो 68 अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें से 2 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चला गया। लगातार लखनऊ की सड़कों पे अभ्यर्थियों को प्रदर्शन देखने को मिला। अब सरकार इसमें कितनी जल्दी इस रास्ते को निकालती है या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो है केस बसता है, ये देखने वाली बात होती थी दिव्या। जी राशिद, इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के पास इन्होंने प्रदर्शन किया। अब यहाँ पर संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन हो रहा है। आपने कहा अनुप्रिया पटेल के आवास पर प्रदर्शन किया। तमाम जो दिग्गज हैं उनके आवासों में प्रदर्शन करने का नतीजा क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, क्योंकि समस्या का हल तो अभी भी नहीं निकल पाया है। नहीं देखिए दीदी, आपको बता दें कि लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रियों के वहां जा रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के वहां गए थे, आश्वासन सभी दे रहे हैं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने तो जब हाईकोर्ट का आदेश आया था तो उसके बाद में स्वागत किया था कि अभ्यर्थियों की जीत। लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन सब जगह से मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को जो नियुक्ति पत्र है वो अभी तक के नहीं मिला। शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए और साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर, ये जहाँ पे हमें ज्वाइनिंग करना है वहाँ का लेटर भी दिया जाए। देखिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो लंबे समय से एक संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष का नतीजा हाईकोर्ट से निकला है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को जो 3 महीने का वक्त दिया गया था, 3 महीने के अंदर वो नई सूची बना के कोर्ट में पेश करेगी, तो तब तक हो सकता है अभ्यर्थियों को रुकना था। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना लगातार ये है कि अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सरकार के पास पूरा डाटा है, अगर सरकार चाहे तो 2 दिन के अंदर पूरा डाटे को जो है उसको नई सूची बनाए, नई सूची बनाने के बाद हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे सके। लेकिन जी। सरकार डिले कर रही है। आश्वासन सभी जगह से मिल रहे हैं, मंत्रियों के आवास पे जाते हैं, लाठी खाते हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बल प्रयोग भी पुलिस करती है, फिर उठा के उनको जो है ना स्थल भेज दिया जाता है। सभी आश्वासन लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं सरकार को इसको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो उसके सरकार भी गंभीर है। लेकिन आप सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने की जगह 2
दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में इसका हल निकाल सकती है, ये अभ्यर्थियों का कहना। और सरकार को कहीं न कहीं इन मामलों को गंभीर होना पड़ेगा। आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है और कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनको ये लग भी रहा है कि अगर जितनी जल्दी हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो हमें ये लगेगा कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई। लेकिन जी कहीं जो टाइम लगते चला जा रहा है, तो अभ्यर्थियों के दिल में ये भी एक बात आ रही है कि कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में फंस न जाए, इसको हम्म लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी दीजिए। जी, अब आगे की रणनीति इन अभ्यर्थियों की क्या होने वाली है राशिद, क्योंकि लगातार 5वें दिन भी ये जारी है, इससे पहले भी कई बार वो प्रदर्शन कर चुके हैं। अगर उनकी मांगे अभी नहीं मानी जाती, महज आश्वासन दिया जाता है, तो आगे का उनका रोड मैप क्या है, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है? नहीं, देखिए दीजिए, अभ्यर्थियों का लगातार ये कहना है कि हम लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लखनऊ की सड़कों पर और करते रहेंगे। अब ये अभ्यर्थी पूरी तरह से एक्शन मूड में आ गए हैं कि जब तक कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात कुछ भी पड़ेगा, हम झेलने को तैयार हैं। सरकार आए, हमारे सामने बात करे। और देखिए दीजिए, आपको बता दूं, सूत्रों से ये जानकारी मुझको मिली, ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि कल इन अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सकते हैं। इस हम्म सूत्रों से जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री हालांकि इस वक्त गोरखपुर में, कल भी गोरखपुर में रहेंगे, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिली क्योंकि अभ्यर्थी लगातार मंत्रियों के आवाज ही घेर रहे हैं, तो एक दबाव मंत्रियों पे भी बना है कि वो मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर। तो ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री की मुलाकात हो जाए। मुलाकात अगर हो जाती है तो इन लोगों के लिए नतीजे बहुत ही अच्छे रहेंगे। हम्म लेकिन शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि वो लखनऊ की सड़कों पे जी जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता हम्म तो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। जी दीजिए। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे अयोध्या से बड़ी खबर की, जहां जेई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली कनेक्शन के नाम पर किसान से रिश्वत मांगी है जेई ने, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 महीने से कार्यालय का चक्कर काट रहा था किसान, ट्यूबवेल का कनेक्शन लगाने के लिए किसान परेशान था। जेई रंजीत कुमार तारुण बिजली उपकेंद्र में तैनात है, जिन्होंने इस किसान से रिश्वत मांगी और रिश्वत मांगते हुए अब उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हो जाएगा कोई 8-10 दिन लगेगा इसको सर, कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा। आपको जो है उसी पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, कितना दिन में हो जाएगा कोई? 8-10 दिन लगेगा इसको और शैलेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानकारी चाहेंगे, जो वीडियो वायरल हो रहा है जेई का रिश्वत लेते हुए, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें कि यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आज सुबह से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं जब उनके अधिकारियों से बिजली विभाग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले को जो है मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। यदि जो है मामला सही पाया जाता है तो कार्यवाही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके योगी सरकार में लगातार सरकार के और सरकार द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, घूसखोरी बंद करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या जनपद से यदि इस तरीके का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। और इसमें जो छोटे वर्ग के किसान हैं, ज्यादातर उन लोगों को इन समस्याओं को झेलना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में स्थित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र को बनाने में करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। ये केंद्र न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में राजगिद्ध के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को इस केंद्र का शिलान्यास किया था और अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्णतया इसके साथ जनता को समर्पित कर दिया गया है। इस केंद्र में ब्रीडिंग एवरी, होल्डिंग एवरी और हॉस्पिटल एवरी, नर्सरी एवरी जैसे कई संरचनाओं का निर्माण किया गया है।
बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध, जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसका दुष्प्रभाव उनके स्वयं की प्रजाति पर पड़ा और उनकी संख्या तेजी के साथ घटती हुई दिखाई दी। उसको बचाने के लिए आज यह संरक्षण केंद्र, पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरेंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरद बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपला गाई। आप देखिए तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है, और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है, तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु की, गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों और भाइयों, मित्रता कैसे होनी चाहिए, यह भी जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए, यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा, और यह कह करके। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे मुरादाबाद से खबर का, जहां थाना ठाकुर द्वारा इलाके में आवारा कुत्ते के हमले में घायल हुए बच्चे ने दम तोड़ दिया।
बताया गया कि 22 अगस्त को घर के बाहर खेल रहे मासूम पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया था। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 22, 23, 26 और 30 अगस्त को बच्चे के एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। वहीं 5 सितंबर को 5वां इंजेक्शन लगाने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया। आवारा कुत्तों के हमले को लेकर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ा गया। वहीं अम्बेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या किसी करीबी व्यक्ति ने ही की है। जनपद अम्बेडकर नगर थाना जैतपुर अंतर्गत ग्राम दिनकरपुर में सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर अरुण कुमार मिश्र और नन्हे मिश्र जब अपने घर में सो रहे थे खाना खाकर, तब रात के समय में इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से इनके सर पर हमला किया है, जिससे इनको चोट पहुंची है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचा गया तब पाया गया कि ये अपने बिस्तर में ही घायल अवस्था में थे और इनकी मृत्यु हो रखी थी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा यहाँ पर पहुंचकर एविडेंस कलेक्ट किया गया है। पुलिस के पास कई महत्वपूर्ण लीड आए हैं। अभी तक की जो जांच है उसमें किसी जानने वाले द्वारा ही उनके चेहरे पे वार करने की बात निकल कर आ रही है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। खबर झांसी से है, जहां नंदनपुरा इलाके में एक घर के अंदर जमीन पर सो रहे बच्चे को सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजनों ने सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़ा और प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में सांप को देखकर हड़कंप मच गया। सांप को देखते हुए लोग इधर उधर भागने लगे। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स ने बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। सांप लेके आए हैं अस्पताल, क्यों लेके आए हैं, क्या कारण? इसलिए लेके आए कि हमें डॉक्टर साहब को दिखाना था कि किस सांप ने काटा है। इस हिसाब से हमारे बच्चे को इलाज इस तरह से हो जाए, जो भी इंजेक्शन लगना हो वो हमारे बच्चे को लग जाए। अयोध्या के खंडासा में नाबालिग के साथ गैर समुदाय के युवक के दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि युवक का एक साथी अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सतनापुर नहर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी उन्हें मोटरसाइकिल से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी तथा गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया। प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के पैर में लग गई। वह गाड़ी के साथ वहीं गिर गया। उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। अभियुक्त शहबान के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व बिना नंबर की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पर फायरिंग करने के संबंध में एक अन्य अभियोग अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के पांडू नहर पुल से तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 40 फीट ऊपर से झांसी लाइन रेलवे ट्रैक पर गिर गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कानपुर झांसी लाइन पे उज्जैनी पुल है, उसे एक ट्रक जो ड्राइवर लेकर के कानपुर से कालपी को जा रहा था जी, अब किस कारण से हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। और वो ट्रक नीचे गिर गया, जिसमें ड्राइवर की डेथ हो गई है। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी यहाँ पे ट्रक को आप देख रहे हैं हटाया जा रहा है और लगभग हट चुका है। और बाकी रेलवे लाइन के बारे में तो रेलवे के अधिकारी ही बताएंगे।
प्रथम दृष्टया देखने में तो ठीक ही लग रहा है। अब रुक करेंगे बरेली से खबर का, जहां इज्जत नगर थाना क्षेत्र के डेलापीर मंडी में अचानक लगी आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। आधा दर्जन दुकान जलकर इसमें राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बाराबंकी जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला बड्डूपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 कार और एक ई रिक्शा की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी और एसपी भी मौजूद रहे। वो हमारे भाई का इंतकाल हो गया। कहाँ? महमूदाबाद। तो ये लोग उमरा से जा रहे थे अच्छा उसी सिलसिले में। अच्छा, कितने लोग थे ऑटो में जिससे? हमारे ससुराल कितने लोग थे उसमें सवार? लगभग 6 लोग। 6 लोग थे। तो कैसे सूचना मिली आपको? सर मुझे ऐसे लोगों ने हमारा नाम लिया इसमें, तो उसने फोन किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सारिफ। किसका एक्सीडेंट हुआ है, किसको देखना है आप? मेरी बहन का और मेरी भांजी का और मेरे अब्बू का, मेरे घर वालों का मतलब हुआ है। कहाँ पे हुआ ये तो निंदूरा के पास हुआ है। अच्छा, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे? ये महमूदाबाद मिट्टी में जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कितने लोग सवार थे, किससे जा रहे थे? ये उससे रिक्शे से ऑटो। हाँ। अच्छा, तो उसमें कितने लोग सवार थे? उसमें 5-6 लोग सवार थे। कौन कौन सवार था? मेरे अब्बू और मेरी माँ। क्या नाम था? ये कुर्सी से महमूदाबाद रोड पे बड्डूपुर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे 2 कार और एक ऑटो, ये 3 गाड़ियाँ आपस में लड़ी हुई सी दिख रही थी। एक अमेज है, एक वरना है और एक ऑटो है। अभी जानकारी जो मिली कि ऑटो में लोग बैठ करके ड्राइवर सहित जा रहे थे उमरा से महमूदाबाद तक। वहाँ महमूदाबाद में कोई डेथ हो गई थी, उस सूचना पर परिवार के लोग सभी लोग जा रहे थे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उसमें घायल हुए अभी मौके पे जो मिले थे वो 8 लोग थे। एक बरना का ड्राइवर थे, जिनको अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जस्ट बड्डूपुर थाना क्षेत्र में 3 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुआ है। एक वरना गाड़ी थी, एक अमेज थी और एक ऑटो थी। तो उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है। तो 2 लोग सीवियरली इंजर्ड हैं और एक और भी इंजर्ड है। तो जो इंजर्ड है उनका इलाज चल रहा है और जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से आपको क्या? अभी ये हम लोग गए थे, मौके पर ही थे हम लोग। तो जो देखने से लग रहा है कि ये गाड़ी ने ओवरटेक किया है और सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके साथ एक्सीडेंट हो गया है। जो कैजुअलिटी हुई है उनमें कुछ लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है, कहाँ थे, कहाँ के हैं वो लोग? हाँ, सब जो मृतक हैं सारे लोग उमरा गांव है। ये कुर्सी विधानसभा क्षेत्र का है, कुर्सी थाना क्षेत्र का है। तो वहीं के सारे लोग हैं जो मृतक हैं, और जो 2 घायल गंभीर रूप से हैं वो लोग भी उमरा गांव के ही हैं। तो सभी लोगों की जानकारी हो गई है, उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। वो परिवार के लोग भी यहाँ पे आ गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पानी में किसी डूबने की संभावना है सर क्या? नहीं, वो गाड़ी जो पानी में गई है उसके जो ड्राइवर थे, जो चालक थे, उनको भी रिकवर कर लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। उनका भी इलाज के लिए